बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसके 3 फेमस नाम हैं। इसी को बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं, इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बाज़ लोग बोलते हैं, और कॉर्पोरेट फाइनेंस भी इसी का नाम लिया जाता है। जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक्स के रेलेवेंट जो नाम सबसे ज़्यादा फेमस है वो बिज़नेस फाइनेंस भी इसे कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं और कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कहते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो नाम फेमस है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सबसे ज़्यादा नाम फेमस है जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसके रेलेवेंट। तो इसी नाम के साथ हम शुरू करेंगे हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये 2 बातों पे मुश्तमिल है, यानी 2 अल्फाज पे मुश्तमिल है। एक है फाइनेंशियल फाइनेंशियल और दूसरा है मैनेजमेंट। पहले अल्फाज पे गौर कर लेते हैं, इनका लफ्ज़ी मतलब समझ लेते हैं। जब थोड़ा बहुत आइडिया हमें हो जाएगा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो अल्फाज हैं ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो हमें ये सारा पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या होने जा रहा है। फिर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। अब ये जो फाइनेंशियल है इसका मतलब होता है फंड, रिलेटेड टू फंड, यानी हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक फंड से है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक फंड से है। अब फंड से क्या मुराद है? रकम, पैसा। ठीक है, ये सिंपल हो गया फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब हर वो ट्रांजैक्शन, हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक पैसे से है, फंड से है, रकम से है। अब मैनेजमेंट से क्या मुराद है? आपने मैनेजमेंट का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, मैं इसको जस्ट थोड़ा सा समराइज करके लिखने लगा हूँ। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। इन अटेंशन शार्ट अल्फाज में इसको कह लें, मैनेजमेंट क्या करती है? डिसीजन मेकिंग करती है। अब अगर डिसीजन मेकिंग को देखें तो इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, 2 करैक्टरिस्टिक होती हैं जो डिसीजन मेकिंग को मुमताज़ करती हैं। नंबर 1, एक करैक्टरिस्टिक होती है डिसीजन मेकिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव हो। मस्ट हैव एट लीस्ट 2 अल्टरनेटिव्स। यानी डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट से मुराद है डिसीजन मेकिंग। हमने डिसीजन मेकिंग करनी है किसकी? फंड की, पैसे की। इससे पहले कि मज़ीद हम ये देखें कि डिसीजन मेकिंग फ़ंड की जो करनी है उससे मुराद क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग को अलहदा करके हमने देखना है कि डिसीजन मेकिंग में हम उन्हें क्या करता है। डिसीजन वहाँ पे किया जाता है जहाँ एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव मौजूद हो। मैं आपको एग्जांपल से अभी बताऊँगा। नंबर 2, इसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक, डिसीजन मेकिंग की दूसरी करैक्टरिस्टिक है जो हम अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं या जो हमारे सामने जो अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं, हर अल्टरनेटिव का एक प्रोस और कॉन्स होता है। ईच अल्टरनेटिव हैज़ प्रोस, प्रोस कहते हैं एडवांटेजेस, एंड कॉन्स और डिसएडवांटेजेस। हम फिर उन प्रोस और कॉन्स को सामने रखते हुए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रास्ता है, ऑप्शन है, वो हम चूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। मैं आपको पहले डिसीजन मेकिंग समझा रहा हूँ, फिर हम बातें हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इकट्ठा करके देखते हैं। अब इन 2 बातों से मुराद क्या है? मैंने कहा डिसीजन मेकिंग में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। डिसीजन मेकिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा आपके सामने अल्टरनेटिव मौजूद हों। सपोज ये एक शख्स है,
ये यहाँ पे जाना चाहता है, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल, रिकॉर्ड बिजनेस से हट के ज़रा बात करता हूँ, ये जाना चाहता है। अब इसके पास एक ही रास्ता है जाने का, ये रोड है, और कोई रास्ता है ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है? नो, क्योंकि इसके पास चारा ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, और अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। डिसीजन मेकिंग वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, सपोज अब इसके पास एक और रास्ता है, यहाँ से होके आता है ऐसे। सपोज ये एक डेस्टिनेशन है, उसके दो रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाए या यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब एक से ज़्यादा, एट लीस्ट की मैंने बात की है, इससे ज़्यादा भी रास्ते हो सकते हैं। मैं एक जस्ट एग्जांपल बात करूँ। अब एक से ज़्यादा जब अल्टरनेटिव हो तो इसने फैसला करना है कि मैंने यहाँ से होके जाना है या यहाँ से होके जाना है। अगर यहाँ से जाऊँगा तो मुझे फ़ायदा क्या होगा? दूसरा पॉइंट, ईच अल्टरनेटिव है। अगर ये रास्ता तो सीधा है, शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे गरे हैं, बाइक कार ख़राब हो जाएगी। ये रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन हो सकता है ये सूटेबल हो। इसका एडवांटेज क्या हो? ये स्मूथ रोड है। तो कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग वहाँ पे इन्वॉल्व होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव हो। जब अल्टरनेटिव ही यानी रास्ता ही एक हो, ऑप्शन ही आपके सामने एक ही हो, तो फिर वहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती। डिसीजन का मतलब है आपने इवेल्युएट करना है, एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव है, उसके प्रोस एंड कॉन्स को सामने रखते हुए, हर अल्टरनेटिव के और सर्टेन फैक्टर्स को सामने रखते हुए आपने एक फैसला करना है जो उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कंपनी की अगर बात करें, कंपनी की स्ट्रेंथ को देखकर आपने और भी चीज़ें, मिशन, विजन, स्ट्रैटेजीज को देख के आपने प्रोस और कॉन्स को सामने रख के, कंपेटिटिव पोजीशन सामने रख के, पैसा आपके पास कितना है उसको सामने रख के, यानी सर्टन फैक्टर्स, और भी फैक्टर्स होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स को सामने रख के, हर एक अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने के बाद फिर आपने फैसला करना कि ये ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट है। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होने जा रहा है? डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब डिसीजन मेकिंग? हमारे पास कई अल्टरनेटिव्स होंगे रिगार्डिंग फंड, कई अल्टरनेटिव होंगे जिनका ताल्लुक पैसे से है, रकम से है। हमने उन प्रोजेक्ट्स को, उन ट्रांजैक्शन को जिनका ताल्लुक रकम से है, उन ऑप्शंस को सामने रख के, उन अल्टरनेटिव को सामने रख के, हर प्रोस एंड कॉन्स को सामने रख के हमने वो रास्ता, वो ऑप्शन चूज करना है जो हमारे लिए बेस्ट है। अल्फाज से ये मुराद है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या मतलब? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग होती है। और फाइनेंस से क्या मुराद है? फंड है, रकम है। हमने डिसीजन मेकिंग करनी है रिगार्डिंग फंड, हर उस ट्रांजैक्शन की, हर उस प्रोजेक्ट की जिसका ताल्लुक फंड से है, रकम से है, हमने उसके मुतालिक डिसीजन मेकिंग करनी है। अब इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुराद क्या है? इट इज कंसर्न with the, what is फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस, ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, ठीक है? आप ऊपर नोट करते हुए लिख देना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पे ऊपर हेडिंग, ठीक है? इट इज कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग, इसका ताल्लुक डिसीजन मेकिंग से है। और डिसीजन मेकिंग में हमने देख लिया कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाती है। इट इज कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग, किसके मुतालिक डिसीजन मेकिंग करनी है? रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट। हमने डिसीजन मेकिंग करनी है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, procurement and utilization
ऑफ फंड्स। किस लिए डिसीजन मेकिंग करनी है? टू अचीव फर्म्स गोल। आइए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं। कहता है जो बिजनेस फाइनेंस है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका ताल्लुक किससे? आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। उस डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक किससे है? हमने कौन से अल्टरनेटिव सामने रखने हैं, उसका ताल्लुक किस चीज़ से हो? कहता है डिसीजन मेकिंग करनी है, लेकिन जब बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हो तो उससे मुराद डिसीजन मेकिंग तमाम मामलात की नहीं, तमाम बिजनेस के मामलात की नहीं। मतलब एम्प्लॉयज़ काम सही कर रहे हैं नहीं सही कर रहे, उसके मुतालिक नहीं। हमने डिसीजन मेकिंग करनी है रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट से क्या मुराद है? एक्विजिशन। मतलब क्या? एक्विजिशन से क्या मुराद है? हासिल करना। एक्विजिशन, एक्वायर करना, हासिल करना। हमने डिसीजन मेकिंग करनी है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ये फंड दोनों के साथ है, यूटिलाइजेशन के साथ भी प्रोक्योरमेंट। यानी हमने डिसीजन मेकिंग करनी है कि पैसा कहाँ से आएगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो चाहिए होगा, कहाँ से लेना, उसके मुतालिक। तो कहाँ से लेना है? अगर आपके पास कई रास्ते हैं तो उन अल्टरनेटिव्स को सामने रख के, प्रोज एंड कॉन्स को सामने रख के, फिर जो आपके लिए बेस्ट है वो चूज़ करना। फंड हासिल कर लिए, फिर उसको यूटिलाइज करना इफेक्टिवली, पैसा हासिल कर लेना, और उसके बाद उन फंड को उन मकासद के लिए चूज़ करना जो फर्म्स ने सेट किए हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या हुआ? दोबारा बोलता हूँ, इट इज़ कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग क्या करना है आपने? ब्रॉडली दो काम करने हैं। फंड कहाँ से आएगा और कहाँ पे लगाना है? एक्विजिशन ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। किस लिए? टू अचीव फर्म्स ऑब्जेक्टिव गोल्स। फर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सामने रख के आपने फैसला करना है कि पैसा कहाँ से लेना है जो बिजनेस में चाहिए, उसको यूटिलाइज कहाँ करना है। पैसे के गिर्द सारी गेम घूमती है, उसके मुतालिक फैसला होगा। सो इट इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, या इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आगे बात करते हैं, ज़रा आपको मज़ीद आगे समझ लग जाएगी। आगे इसके मज़ीद एस्पेक्ट देखते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम 3 काम करने हैं। यानी अगला जो हमारा इसी से टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको यहाँ से डिटेल में पता चल जाएगा, समझ लग जाएगी कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करने जा रहे हैं। फंक्शन या डिसीजन भी इसे कहते हैं, इसको फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसको ज़रा डिटेल से, ये उसी डेफिनेशन की आप समझ लें एक्सप्लेनेशन है, हम ज़रा डिटेल से बयान करने लगे हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग हम 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इसी को हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इसी का दूसरा नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब ये है कि पैसा कहाँ से लेंगे। जो बिजनेस में पैसा हमें चाहिए
कोई सेटअप स्टार्ट करना है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई एसेट परचेज करना है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाना है, वो पैसा कहाँ से आएगा, ये जो फैसला हम करते हैं कहाँ से आएगा, इसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो पहला फंक्शन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम परफॉर्म करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, इसको प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एक्विजिशन ऑफ फंड, या इसको फाइनेंसिंग डिसीजन भी कहते हैं, या इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कह लो, इसी का नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस। पैसा कहाँ से आएगा, उसका सोर्स क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड। अब इसमें अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, इसमें इतनी डिसीजन मेकिंग की क्या ज़रूरत होती है। अब मैंने कहा ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या बिजनेस फाइनेंस में आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। पहले नंबर पे डिसीजन मेकिंग क्या करनी होती है कि पैसा कहाँ से आएगा। अब पैसा जो कहाँ से आएगा, जिसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ फंड या फाइनेंसिंग डिसीजन, असल में ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती हैं पैसे के हसूल के लिए। और पहला रूल समझ लीजिए, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कंपनी के हवाले से बात करेंगे। कंपनी होता है ना, आगे जाके हम थोड़ा सा हम पढ़ेंगे भी, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, और एक होती है कंपनी। कंपनी का सेटअप थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, जब आपको पिछले सेमेस्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। तो अभी जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो अपने जहन में कंपनीज का कॉन्सेप्ट लेके आए। कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स चलाने वाले होते हैं, पैसा शेयर होल्डर्स का लगता है ज़्यादातर, यानी वो ओनर्स होते हैं तो उनका पैसा लगता है। ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने शेयर्स परचेज किए होते हैं, उसके इवज़ वो डिविडेंड आते हैं। तो जब हम कंपनी जब ये सोचती है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है इक्विटी, इसको शेयर्स भी बोलते हैं, और दूसरा उसके पास रास्ता होता है डेट का। दो ही रास्ते हैं। जिस तरह पाकिस्तान को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या तो अपने वसाइल से पाकिस्तान पैसे इकट्ठे करे, एक्सपोर्ट करे, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करे, अपने वसाइल से पैसा कटे। तो दूसरा रास्ता पाकिस्तान के पास, मैं अभी पाकिस्तान की बात करूं, वैसे ये अभी पाकिस्तान पे इक्विटी शेयर्स वाली बात अप्लाई नहीं हो रही, मैं वैसे उससे तशबीह दे रहा हूँ। तो अगर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो पाकिस्तान किसके पास जाता है, IMF के पास, चाइना के पास कर्जा दे गई, वर्ल्ड बैंक के पास, और ममालिक के पास, या और इंस्टीट्यूशन के पास जाता है। यानी एक रास्ता बचता है डेट का, कर्जे का। पहले इक्विटी शेयर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। पैसे का हसूल, पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए जो पहला सोर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इक्विटी है, शेयर्स है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती है मज़ीद शेयर्स इशू करके, शेयर्स बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकती। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है कि अगर कंपनी शेयर्स इशू नहीं करना चाहती, या उसके पास वो सोचती है कि शेयर इशू करना महंगा पड़ सकता है, कॉस्टली पड़ सकता है, तो वो दूसरा रास्ता डेट का इख्तियार कर सकती है। डेट में बैंक के पास जा सकती है, बैंक लोन ले सकती है, डिबेंचर जिसे बॉन्ड कहते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड इशू कर सकती है, लॉन्ग टर्म डेट है ये। नोट्स पेबल के ज़रिए कर्जा ले सकती है। सो देर आर सर्टन मोड ऑफ डेट, ठीक हो गया। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि देखें डिसीजन मेकिंग कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या डिसीजन मेकिंग है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे पकड़ लो बैंक से। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये डिसीजन मेकिंग में होता क्या। अब देखिए, सोर्स ऑफ फंड एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट। अब कंपनी ने ये सोचना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, क्या मुझे जो पैसा दरकार है, सपोज कंपनी को अभी 2 करोड़ रुपया चाहिए मुख्तलिफ मद में कोई एसेट परचेज करना। अब ये जो 2 करोड़ है, क्या वो कंपनी शेयर इशू करके इकट्ठे करे, या वो डेट ले, बैंक लोन ले, बॉन्ड इशू करे, या आगे जाके, अगर आपको अभी टर्म का नहीं पता बॉन्ड का, समझिए ये कर्जा है, ठीक है। आगे जाके इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर्स में बॉन्ड क्या होते हैं, और आगे इंशाल्लाह फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन में भी इनका जिक्र होगा। तो समझ लीजिए कर्जे की किस्में हैं।
अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ, कंपनी जब ये फैसला करती है कि मुझे 2 करोड़ रुपया शेयर इशू करके इकट्ठे करना है या मुझे कर्जा लेना है, या ऐसा करें कुछ शेयर इशू कर दें और कुछ डेट ले लें, इस चीज़ का फैसला कंपनी कई फैक्टर्स को सामने रख के करती है। मतलब ऐसे आसान फैसला नहीं है कि सीधा सीधा भाई 2 करोड़ है शेयर्स बेच दो, अच्छा नहीं नहीं कर्जा ले लो, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी को कोई ना कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है। दोबारा बोलूं, अगर पैसा कंपनी ने इकट्ठा करना है तो कंपनी को पैसा इकट्ठा करना और उसको इस्तेमाल करने के इवज उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। सपोज कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो जिन बंदों ने शेयर परचेज किए होते हैं कंपनी उनको डिविडेंड देगी। ये डिविडेंड देना कंपनी के लिए क्या हो गया, कीमत होगी, कॉस्ट हो गई। कीमत को कोई ना कोई देखिए, कंपनी को कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ रही है। कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करके जो पैसा इकट्ठा करती है उनसे कारोबार करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो उससे वो डिविडेंड देगी। तो पैसों का हसूल फ्री नहीं होता, कंपनी को कोई ना कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इसी तरह कंपनी अगर डेट लेती है बैंक से तो कंपनी को क्या अदा करना पड़ेगा, बॉन्ड इशू करती है, नोट्स इशू करती है, तो डेट के अगेंस्ट कंपनी को जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो होता है इंटरेस्ट, उसे हम इंटरेस्ट। तो इक्विटी के इवज जो कंपनी को कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी, जो उनको पे करना पड़ेगा, वो उसकी कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब है जब कंपनी ये फैसला करती है कि शेयर्स इशू करने हैं या डेट हमने लेना है, तो कंपनी सर्टन फैक्टर्स को सामने रखती है। उनमें सबसे पहला जो फैक्टर्स होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कहते हैं पैसा। अब ये यहाँ समझ लें, ये जो डेट और इक्विटी है ये सरमाया है कंपनी के लिए, ये कैपिटल है। तो मैंने कहा जब पैसा कंपनी लेगी तो उसको कोई ना कोई कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो कंपनी वहाँ से पैसा लेगी जहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो। ये देखिए डिसीजन मेकिंग आ गई ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड किस तरह हसूल, यानी पैसों का हसूल डिपेंड करता है कि जो चीपर कॉस्ट पे हमें कैपिटल अवेलेबल होगा, चाहे वो डेट है, डेट में बॉन्ड है, नोट्स पेबल है, हम उस सोर्स को अपनाएंगे। कंपनी इस तरह नहीं है शेयर इशू कर दो भाई चलो ठीक है। कंपनी को वो कंपनी ने वहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं, 2 करोड़ की मैंने एग्जांपल दी है, वहाँ से 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करेगी जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की मिनिमाइज हो। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन किस तरह कैलकुलेट करना है, तो देखो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इतना आसान नहीं है, इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। अब देखिए एक और बात, ऐसा भी हो सकता है कंपनी 1 करोड़ रुपया शेयर से इशू कर ले, या 50 लाख या 1.5 करोड़ शेयर इशू कर ले, और जो 50 लाख है वो डेट इशू कर ले। कंपनी को लगे कि अगर मैं इनको मिक्स करके, यानी कुछ पैसा शेयर इशू करके इकट्ठा कर लूँ और कुछ पैसे मैं कर्जे लेकर पूरे कर लूँ। अगर कंपनी इस तरह करती है, इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं उसको, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मुराद ये है कि कंपनी ने पैसे कहाँ कहाँ से लिए और कितने लिए। सपोज अगर डेट है, डेट से कंपनी ने 50 लाख रुपया लिया, और इक्विटी से यानी शेयर बेचकर कंपनी ने 1,50,00,000 पूरा किया। मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी, इट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। जब मैं ये कहूँगा एक फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर ये है, तो इससे मुराद ये होगा कि कैपिटल से मुराद है पैसा इकट्ठा करना, तो कंपनी ने पैसा कितना कहाँ से इकट्ठा किया, यानी इक्विटी से कितना इकट्ठा किया, डेट से कितना इकट्ठा किया, ठीक है, इसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी जब ये पहले नंबर पे एक बात याद रखें, जब कंपनी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड की बात करती है कि पैसा कहाँ से आएगा, इक्विटी से रेज करना है तो डेट से रेज करना है, तो
कंपनी वहाँ से पैसा लेगी जहाँ उसे चीपर पड़े, सस्ता पड़े, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। यानी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, अब ये मैं ज़रा टर्म बोलने लगा हूँ फाइनेंस की, अब ज़रा समझें। कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख के डिसाइड करेगी, मुझे डेट कितना लेना है, इक्विटी कितना लेनी है जो सस्ता पड़े मुझे, ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो कंपनी देखती है, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हैं, वो रिस्क होता है। रिस्क, सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, दूसरा फैक्टर रिस्क भी होता है। रिस्क की कौन सा है, अब ज़रा देखें, अगर हम गौर करें, अगर हम डेट की बात करें, अगर आपने कर्जा लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर सूरत में। अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो वो आपको अदालत में घसीट लेंगे, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। सेमी एनुअली अगर डिसाइड हुआ है सेमी एनुअली, तो इसका मतलब है डेट ज़्यादा रिस्की है। इक्विटी की बात करें तो आपको ज़रूरी नहीं है हर साल आपको डिविडेंड देना पड़े, मतलब अगर किसी साल नहीं देना तो आपने वो डिविडेंड अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले, वो पैसा देने की बजाय अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दें। तो इसका मतलब है जो इक्विटी सोर्स है वो लेस रिस्की है एज कंपेयर टू। तो इस कहने का मतलब है जब कंपनी फैसला करती है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा इक्विटी से रेज करना है या मुझे डेट से रेज करना है, कंपनी पैसा वहाँ से रेज करेगी, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन करेगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो और रिस्क भी मिनिमाइज हो, और भी फैक्टर्स, लेकिन अभी आसानी के लिए दोबारा बोलूँ, कंपनी पैसा वहाँ से इकट्ठा करती है जहाँ से, यानी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन करती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसे का हसूल है उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ रही है वो उससे कम कीमत अदा करनी पड़े और रिस्क भी कम से कम हो। ये इस किस्म के फैसले, पहला जो डिसीजन है वो मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया कि कंपनी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में किस किस्म के डिसीजन करती है, और इसके मतलब सारा एक चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मतलब एक पूरा चैप्टर है। इससे टॉपिक भी आपको समझ लग जाएंगे हम क्या डिस्कस करना है। रिस्क एंड रिटर्न के लिहाज से एक अलग से चैप्टर है, और कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से एक अलग चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। दूसरा जो कंपनी डिसीजन करती है, पैसा जब आ गया तो फिर हमने क्या करना है, पैसा जब आ गया तो उसको हमने क्या करना है, यूटिलाइज करना है, लगाना है। यूटिलाइज को कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो दूसरा जो फंक्शन होता है पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई ज़मीन खरीद ली तो इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा लगाना, यहाँ से मुराद है। सो दूसरा जो फंक्शन होगा वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होगा, या इसको एलोकेशन ऑफ फंड भी कह सकते हैं, यानी पैसों को लगाना। यूटिलाइजेशन, एलोकेशन ऑफ फंड एक ही बात है। एलोकेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना, एलोकेशन ऑफ फंड एक ही बात है। अब कंपनी जो एलोकेशन करती है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन नहीं बल्कि दो चीज़ों पे वो एलोकेशन करती है। एक पैसा हमें चाहिए होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए इन्वेंट्री ख़रीदनी है, तनख्वाहें देनी है, खर्चे छोटे छोटे डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है इसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसकी टेक्निकल फाइनेंस में टर्म क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो कंपनी ने ये डिसाइड करना कितना पैसा डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, उसकी मैनेजमेंट कहाँ पे होगी, और अगर डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से रेज करना है, वो इक्विटी से, डेट से, कहाँ से रेज करना है, और इसको वर्किंग कैपिटल भी हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, कंपनी पैसा लगा सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मैं मुफ्त से लिख दिया, आप देख के लिख लीजिए। कंपनी दूसरा जो पैसों की ज़रूरत होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कह सकते हैं अभी
नॉन करंट एसेट, इसको आप करंट एसेट कह सकते हैं अभी फिलहाल। नॉन करंट एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई आपने प्लांट परचेज करना है, प्लांट बिल्ड करना है, बिल्डिंग बनानी है, बड़े बड़े जो खर्चे होते हैं जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जिन्हें फिक्स एसेट भी हम बोलते हैं, उन पे पैसा लगाना है। करंट एसेट पे ये पैसा लग गया डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, और जो नॉन करंट एसेट हैं जिन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जिनका फ़ायदा अगर वो एक दफ़ा लग गए उनका फ़ायदा कई सालों तक होगा। तो कंपनी ने ये फैसला करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना पैसा लगेगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको स्टडी करना, इसकी मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, तीन वजूहात पे वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीन वजूहात की। इट हैज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। नंबर वन, इट हैज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन लिखा हुआ, जगह थोड़ी थी इसलिए। इट हैज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या मतलब, ये बड़े पैमाने पे खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट इनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा अरसे के लिए अमूमन किए जाते हैं। तो एक दफ़ा जब आपने पैसे लगा लिए तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में इसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन होने वाली, या तो पैसा बहुत बड़ी मिकदार में आपके पास आने वाला है या बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, मतलब इसकी इम्प्लीकेशन शॉर्ट टर्म नहीं है। इसलिए बड़े सोच समझ के कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, पैसा एलोकेट करना है, फिर आपके पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव है, उनको आपने चूज़ करना ध्यान से, क्योंकि इट हैज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। पैसा ज़्यादा है, लंबे अरसे के लिए है, तो इसके फ़ायदे भी लंबे अरसे के लिए होंगे, या अगर ये खुदा ना खास्ता फेल हो गया तो उसके नुकसान भी बड़े पैमाने पे आपको भुगतने पड़ेंगे। नंबर टू, इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल का मतलब है एक दफ़ा जब आपने डिसाइड कर लिया, पैसे लगाने शुरू कर दिए, तो इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब आपने एक प्लान लगाया, उसका काम 80% कंप्लीट हो चुका, फिर सोचा नहीं 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 इसको ख़त्म करो। भाई प्लांट 5 करोड़ का सपोज लगाया, बड़े पैमाने पर खर्चे होंगे, तो 80% उसकी रकम 4 करोड़ रुपया तो लग गई, आप इसको किस तरह रिवर्स कर सकते हो। तो बाज़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर बल्कि ज़्यादातर इस नोयत के होते हैं कि आप उसको आंडू नहीं कर सकते, और आंडू करना तकरीबन नामुमकिन, अगर करेंगे तो बहुत बड़ा आपको लॉस होगा। एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होती है, इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, और अभी मैंने बात की फ्यूचर में ह्यूज कैश फ्लो आने की तवक्को होती है, ह्यूज आउटफ्लो ऑफ कैश इन फ्यूचर। सपोज आपने एक मशीनरी परचेज की प्रोडक्शन के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। अब ये इन्वेस्टमेंट का ये नहीं मतलब मैंने आपको बार बार कि हम कहीं बाहर जाके कोई पैसा लगाएंगे, वो भी शामिल है इन्वेस्टमेंट में। बिजनेस के अंदर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एक मशीन प्रोडक्शन के लिए मशीन चाहिए तो आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, जब मशीन किया तो उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है ना, ह्यूज कैश फ्लो, वो यूज़ होगी, कैश फ्लो आएगा आपके पास, तो ह्यूज आउटफ्लो ऑफ कैश फ्यूचर में होने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से। तो अब ये देखें, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के फिर हम फैसला करते हैं कि किस किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें करना चाहिए, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। सपोज अगर आपने मशीन ख़रीदनी है तो मशीन की कई किस्म की है, आपने कौन सी ख़रीदनी है, फिर लीजिंग पे ख़रीदनी है या कैश पे ख़रीदनी है, हमें फ़ायदा किस में होगा, फिर कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए। इसके लिए कंपनी एक टेक्निक यूज़ करती है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में अल्टरनेटिव चूज़ करने के लिए कंपनी जो टेक्निक यूज़ करती है उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ये चैप्टर्स भी
फाइनेंस में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग उन टेक्निक्स का नाम है जो हमें हेल्प देता है, वो टूल्स हैं जो हमें मदद फ्राहम करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को इवेल्युएट करने में कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिट होगा। इसमें कई टेक्निक्स हैं, तो ये डिस्कस करना। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता चले डिसीजन मेकिंग हमने सिंपल ये डिस्कस नहीं किया। ये सिंपल अगर अल्फाज पे गौर करें तो हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाना है, तो ये जस्ट आसान काम नहीं है। अगर हम पैसा के हसूल की बात करते हैं तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क को सामने रखना है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। जब पैसे लगाने की बारी है तो कितना पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए, फिर वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेंट्री, कितना अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्ट करना है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो नॉन करंट एसेट में कितना पैसा लगाना, कौन सा जो ऑप्शन है हमारे लिए सूटेबल होगा। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करना, उनको अप्लाई करना। ये हो गया दो फंक्शन। अभी तक हमने दो फंक्शन डिस्कस किए, एक है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और एक है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। तीसरा जो हमारे पास, ये वहाँ पे जगह नहीं बची, अब मैं यहाँ पे लिखने लगा बी, ए बी और यहाँ पे सी। तीसरा जो हमारे पास डिसीजन होता है वो डिविडेंड, यानी ये देखें यहाँ से पैसा लिया, यहाँ पे लगा दिया, लगाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, यानी कंपनी ने क्या अर्न किया, प्रॉफिट। कंपनी फिर वो प्रॉफिट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिविडेंड, यानी ओनर्स का, पैसा ओनर का है। तो तीसरा जो डिसीजन होता है वो डिविडेंड डिसीजन होता है कि पैसा कितना शेयर होल्डर में बांटना है, बांटना भी है कि नहीं, डिवाइड भी करना है कि नहीं, अपने पास रखना है, या इसी पैसों से अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। यह है डिविडेंड डिसीजन। तो ये तीन डिसीजन हम इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं या बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं। पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, एलोकेशन बी से कहते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हैं, इसको डिसीजन भी कहते हैं, यानी एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड और एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। बाज़ का इसको 3 A's भी बोलते हैं, इनके नाम, इन डिसीजन को 3 A's भी, मतलब एलोकेशन ऑफ फंड, सॉरी एक्विजिशन ऑफ फंड पहला, जिसको हमने प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड भी बोला। दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को हम एलोकेशन ऑफ फंड भी बोलते हैं। तो एक ए ये हो गया नंबर ए फंक्शन, एक्विजिशन यानी प्रोक्योरमेंट, पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट यानी एलोकेशन, और तीसरा जो हो गया एप्रोप्रिएशन, डिवाइड करना, पैसा डिवाइड करना। इनको, ये तीनों डिसीजन को इन नामों के साथ भी बोला जाता है, पैसों का हसूल, पैसों को लगाना, पैसों को डिवाइड करना, जिसको मैंने कहा डिविडेंड, या इसको इसी तरह जिस तरह मैंने बयान किया इस तरह भी आप कह सकते हैं, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड और एक है डिविडेंड। आज का लेक्चर हमारा इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आगे फिर स्टार्ट करेंगे।